बड़ा स्ट्रेटेजिक ऐसे पर ट्राई हुआ। दीपू दास को पहले चाकू से मारा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। सैकड़ों लोग मौजूद। बिल्कुल, मैं समझता हूँ टीट फॉर टेट हुआ, जैसा मुसलमानों के साथ वहां पे हुआ था गुड़गांव में, मोनू मानेसर में, हरियाणा में वो करा था। अभी उस कसास की तकरीबन 199 किस्तें आनी चाहिए, क्योंकि 2 मुसलमान इक्वल टू 100 हिंदू इस मामले में ना। अब मैं पूरा बोल नहीं सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो ये पहली बूंद आई है, कसास की बूंद समझो सो। हाथों में कैमरा लिए, जैसे किसी बड़े मूवमेंट को कैद कर रहे हैं अपने कैमरे में। लेकिन ये लोग वहां मौजूद भी एक निर्दोष व्यक्ति की वो निर्दोष था, क्योंकि ये सभी तो मौत थे। इनकी जुबान को इनसे छीन ले गया था, या कह सकते हैं क्योंकि ये उस भीड़ का हिस्सा थे, इसलिए भीड़ में। बांग्लादेशियों की भाई गैरत को सबसे पहले तो सलाम है। ये हाल करा जाता है, जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ वो मुर्तद है, जो मुसलमान का टैग यूज करता है, अपने आप को मुसलमान बोलता है, ये करा जाता है भाई। तुम लोग तो मुर्तद हो। ये बांग्लादेश के मुसलमानों को सैल्यूट है। और देखो, नोट करो, इंडिया ने एक रबड़ बुलेट नहीं चलाई भाई। मतलब इंडिया खैर क्यों चलाएगा, जाहिर सी बात है, उनके वहां का तो हिंदू था भी नहीं। लेकिन राम का अवतार जो बैठा हुआ है, जो 10 मई का भगोड़ा, वो यहाँ भी फेल हो गया। 33 कोटी दीपू दास को नहीं बचा पाए। सही है, हवा में उड़ने वाली चीजें, अनुमान इस तरह की जितनी भी टूल थे, सारे फ्लॉप हो गए। 33 कोटी कम्प्लीटली फ्लॉप बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद ये है कि हिंदू परिषद, फला परिषद, ढिमकाना परिषद, जरूरत इनकी हैगी बांग्लादेश में, और ज्यादा जरूरत हैगी आजा पाकिस्तान, कश्मीर या कहीं भी आजा, वहां पे है। ये वहां नहीं जाएगी, ये वहां पे रहेंगे। 100 लंड भक्तों के दरमियान अपनी बहादुरी प्रूफ करेंगे। और क्या दिखाएंगे? ड्रोन मिसाइल के दौर में तलवार दिखाएंगे। जाओ ना बांग्लादेश, क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे भगवानों की गाफ में दम नहीं है कि दीपू दास को बचा लेते हैं। एक एक व्यक्ति दोषी था। ये सब मिलकर सब बहादुर व्यक्ति को मरते देख रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं, क्योंकि भीड़ में कोई जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि सब दोषी होते। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कोई अफवाह, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, जिसे कई जी रहे हैं, जिससे कई सहम रहे हैं, जिससे कई बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कई दर दर भटक भटक कर अपने लिए मदद मांग रहे हैं। कुछ कैमरे में कैद कर रहे हैं, कुछ खबरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एक खबरें, अच्छा ये सारी खबरें भी जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में कोई कवर कर ही नहीं रहा है, ऐसा मामला हो ही नहीं रहा कहीं। एनडीटीवी, नव भारत है। अच्छा, इनकी अगर बंदा रैंकिंग खोले इंडेक्स पे, भाई कितने नंबर पे देखा तो भाई नीचे से फर्स्ट नंबर पे ये खड़े हुए झूठ बोलने में। तो ये लंड भक्तों की जितना लाइव सोर्स, मतलब आसमान से गिरा और दरख्त में अटकने वाली बात यही होती है। एक तो पजीतनी खुद अपना मंदिर छाप आ गई है यहाँ पे, न्योक श्योक करवा के वही रिपोर्ट लाई है जो मंदिरों में सिखाया गया है। हर जगह छाई हुई है। दरअसल ये जो भीड़ है, ये आग है, ये चाकू पकड़े लोग हैं, ये अभी तक हमारे आपके घरों से दूर। दोस्तों, दुनिया की नजरें भले यूक्रेन और मिडिल ईस्ट पर टिकी हों, लेकिन ठीक हमारे पड़ोस में एक मुल्क बड़े ही खामोशी से एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश, जिसे कभी डेवलपमेंट का मिरेकल कहा जाता था, आज वहां की गलियों से हिंसा हिंसा और सिर्फ हिंसा की खबरें सामने। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कुछ की सियासत में फजीतनी के मुंह पे डोट देखो, उसके बाद अल्लाह माफ करे इसके पास से कितनी स्मेल आती होगी, वो आप खुद भी इमेजिन कर सकते होगे। ये पूरी दुनिया में और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ लंड भक्ति की, मतलब बांग्लादेश का मीडिया को खुद ये खबर नहीं पता होगी जो ये खबर बता रही है, ना वहां के लोगों को पता। ये खबरें इनको दे कौन रहा है कि भाई ये हो रहा है बांग्लादेश में। भाई दीपू दास तो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में कोई इस तरह की हरकत करे, उसके साथ भी यही हाल होना है। ये तो हरफे आखिर बात है। तुम्हारे वहां पे मनोज तिवारी, वो कौन था, वो दिल्ली के अंदर जो कौन सा तिवारी था, उसको घर में घुस के ही कर दिया था ना। तो तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। तुम प्रॉफिट मोहम्मद की शान में, अल्लाह माफ करे कोई गुस्ताखी करे, वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, जितनी भी प्रोटेक्शन ले रहे। यार स्वीडन में वो था ना आपका सलमान मोमी का,
सीरिया का भगोड़ा, क्या हुआ उसको? टिकटॉक लाइव के दरमियान कोई फड़का गया और आज तक पकड़ा नहीं गया। स्वीडन पुलिस से नहीं पकड़ा गया भाई। जो इस तरह के जो होते हैं ना एंजल टाइप के लोग, रफू चक्कर हो जाने कार्रवाई करके, ये बहुत है। पहलगाम के 26 कुत्तों का जो 1000 अफसरों के पास भेजने वाले थे वो नहीं पकड़े गए। तो तू यहाँ पे आके क्या रो रही है भाई इसमें? राजनीतिक सुविधाओं की आड़ में खुलेआम भीड़ लोगों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन शायद इस सियासत के वजह से एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वीडियो में आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बात हाल के बांग्लादेश की करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश नेक्स्ट पाकिस्तान बन रहा है? दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वार्निंग बन चुका है। ये छोटा सा देश आज ग्लोबल टेंशन का एपिसेंटर बन चुका है। शेख हसीना का जाना या देश छोड़ने को मजबूर कर दिया जाना सिर्फ एक रेजिमे चेंज नहीं बल्कि बांग्लादेश पर नई मुसीबतों का पहाड़ ढहने जैसा। आज के बांग्लादेश को देखकर ये सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश का क्या होगा? क्या ये चीन के लिए नहीं तो वो इंदिरा गांधी जिसके अंदर ISI ने 32 सुराग करवाए थे, सही है, जब वो मरी तो 32 सुराग थे, 2 उसके जेनियन सुराग थे, लड़की फीमेल थी, 30 सुराग कर गया था एक सिख जो भी था भाई साहब। उसने बोला था कि 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी बहरा अरब में भेज गया। ये वापस से कैसे आ गया? इसका मतलब वो पागल बना के गई थी इंदिरा गांधी। उसके तो 32 सुराग हुए, वो तो निकल गई, जल के खाक हो गई। ये देख लो, फिर हिस्ट्री रिपीट हुई और अब ये खुद बोलते नहीं भाई 2 नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है, नेक्स्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों भाई? तुम फिर ये बोलो कि 97 से, सही है, 71 से लेके अब तक तुम्हें झूठ बताया गया है। नया मैरीटाइम हब बन जाएगा, इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा बनेगा, या अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाएगा, या इसकी गिरती इकोनॉमी इसे चीन का एक बहुत बड़ा कर्जदार बना देगी, या इस मुल्क को श्रीलंका जैसे बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। चलिए एक एक कर हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, ये कोई एक दिन का हादसा नहीं बल्कि महीनों से या कह लीजिए कि सालों से गढ़ी जा रही कहानी। अगस्त 2024 में जो चिंगारी भड़की थी वो आज 2026 तक एक ऐसी आग बन चुकी है जिसकी चपेट में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। और ये आग सिर्फ इंडिया को लगी है 2024 से अब तक। राफेल जंग में फेल हुआ था, रो फेल सबसे पहले हुई है 24 के अंदर, फिर पहलगाम, रियासी, यहाँ पे तो होती रही है। तो ये दरअसल इंडिया में आग लगी थी। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश की कमान अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के हाथ में सौंपी गई, जो नोबेल पीस प्राइज विजेता थे। लेकिन क्या वो इस आग को संभाल पाएंगे? क्या वो इस देश को संभाल पाएंगे जहां लोगों का राज चलता है? क्योंकि तभी से वहां की हिंसा की खबरें जो है वो ज्यादा चरम पर। वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जलने, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। खैर, अब फरवरी 2026 में इलेक्शन की खबरें सामने आ गई और यहाँ 3 बड़े प्लेयर हैं। पहली तो अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार, जो वादे तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन जमीन पर पकड़ बेहद कमजोर है। दरअसल मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं और इसी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नोबेल पीस प्राइज जीत ले वो वाकई उतना ही शानदार व्यक्ति हो। तुम लोग ही भाई प्रूव करते थे, अमेरिका ये ट्रम्प की मूर्तियां तुम बनाते थे, तुम ही बोलते थे भाई नोबेल जो है वो ही असल हकदार होता है और वही सबको माना जाता है। तो तुम क्यों पढ़ाते हो वेस्टर्न रिपोर्ट्स? न्यूटन के लो क्यों पढ़ाते? पढ़ाओ अपने सीता माता के लो, हनुमान के वो उड़ने वाले लो, वो पढ़ाया करो। या तो आप पूरा बॉयकॉट करो वेस्टर्न का, ये थोड़ी होता कि चल भाई मोहम्मद यूनुस अगेंस्ट गया था अब नोबेल को पकड़ दो। कहाँ पकड़ोगे भाई? अभी तो पूरा आसिम मुनीर ने जो तुम्हारे हाथ में पकड़ाया हुआ बिना गोली चलाए बांग्लादेश को आजाद करा दिया।
इसके बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां, उस पर बात होंगी, लेकिन अभी फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है द बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इलेक्शन के लिए काफी बेताब है। वही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि तारिक रहमान, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था दिसंबर 2025 में, उनके 17 सालों के बाद अब वतन वापसी कर रहे हैं और इसी वजह से ये जो बेताबी है इलेक्शन को लेकर वो ज्यादा बढ़ गई है। और तीसरी है जमाते इस्लामी, जिसका असर बांग्लादेश की जमीनी हकीकत बन चुका है। ये ग्रुप अब ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने लोगों को बिठा रहे हैं, जिससे इनकी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश की आर्मी बार बार कूप किया करती रहती हो, जिस देश का इतिहास रहा है कि जब भी वहां हिंसा बढ़ती है तो आर्मी बरात से निकलकर भवन तक पहुंच जाया करती है, उस देश में इतना सब कुछ हो रहा है तो आखिर आर्मी है कहाँ? कहाँ है जनरल वकारुज्जमान? कहाँ? एक पाकिस्तान के पास है भाई, आ काट ले। एक चीज और आपने नोटिस की होगी दोस्तों, 2026 के इलेक्शन के पहले आर्मी की ये जो चुप्पी है कुछ और कहानी बयां कर। क्या किसी एक तरफ आर्मी का झुकाव होना बांग्लादेश में बहुत कुछ बदलने वाला है? ये भी एक सवाल है। और जानबूझ के क्या आर्मी का एक तरफ झुकाव होना बांग्लादेश में इतना सब कुछ करा रहा है? ये भी एक सवाल है। अब बांग्लादेश की किस्मत आगामी चुनाव पर निर्भर करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भले एक छोटा देश हो, लेकिन दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी होती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स भी इस पर नजर रखती हैं। आज चाहे अमेरिका हो, चीन हो या हमारा देश भारत ही क्यों ना, सबके लिहाज से बांग्लादेश बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी लोकेशन। जरा ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन पर दिख रहे इस मैप को। भारत इधर है और बांग्लादेश इधर। ये बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल भारत और उसके नॉर्थ ईस्ट हिस्से को जोड़ता है ये कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक के नाम से भी आप जानते हैं। इसके जस्ट सटा हुआ है बांग्लादेश। यानी जब बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इंडिया के 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी खतरा मंडराने लगता है। और दूसरी तरफ है चीन। ये चीन बांग्लादेश को खजाना के रूप में देखता है। चीन तुम्हारी असल में तो जमीन अगर किसी की खाई ऑफिशियलाइज, चीन ने ना तो बांग्लादेश की कभी खाई ना पाकिस्तान की। चीन खा रहा है इंडिया की जमीन। वहां पे सीता के साथ सुराग खुल जाते, सारे लंडभग चुप हो जाते। भाई इनको वीडियो बनानी है तो पहले चीन पे बनाओ जो तुम्हें पीट रहा है, बनानी है पाकिस्तान पे बनाओ जिसने भी तुम्हें 9 महीने पहले प्रेग्नेंट करके भेजा है। तो बांग्लादेश में करोड़ों डॉलर का कर्ज दे रहा है और बदले में चाहता है बे ऑफ बंगाल का एक्सेस। दरअसल दोस्तों, चीन का जो तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसके लिए ये लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ वो चिटगोंग पोर्ट है उसमें भी बेहद इंटरेस्टेड दिख रहा है। लेकिन यही इंटरेस्ट इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए हेडेक हो चुका है। तीसरी तरफ है अमेरिका, जिसके लिए बांग्लादेश एक ऐसी ये होता है कि बिल्ली की वो ना अपना बकरे की माँ को खैर मतलब कब तक खैर मनाएगी, इनको पता लग रहा है। डकारे आना शुरू हो गई कि इनका कौन सा हिस्सा इनके हाथ से जाने वाला है। जैसे है, क्योंकि अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इस नजरिए से बांग्लादेश की लोकेशन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास। यहाँ से समुद्री व्यापार, नेवी मूवमेंट और सप्लाई मूवमेंट सब पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया की नजरों में इतना जरूरी माना जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क छोटा जरूर है लेकिन एक चेस बोर्ड जैसा है, जिसकी एक चाल देश को दोबारा डेवलपमेंट मेरिकल बना सकता है या गर्द की खाई में धकेल सकता है। अब चुनना उस भीड़ को है, ये सिखाए गए, मतलब ये वो लोग सिखाए गए जिनके दिल के अंदर अभी ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, जवाब नहीं आ पाए, ये सिखाए गए।
जो अपने कैमरे से उस व्यक्ति की चीखों को कैद कर रहा था। चुनना उस भीड़ को है कि आगे बांग्लादेश को वो क्या देना चाहता है। ऐसे ही एक के बाद एक हिंसा से भरी कहानी खुकेन दास, अमृत मंडल, दीपू दास जैसे और कितने नाम अपने तलवारों के भेंट चढ़ाना चाहते हैं, या ये देंगे बांग्लादेश 7 से 0.0% पे लाना चाहते हैं भाई। को एक बेहतर भविष्य। बांग्लादेश को लौटा देंगे वो पहचान जो कभी अपने गारमेंट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहता है। ये सब कुछ उस भीड़ पर निर्भर करता है। अबे पहले तो अपने 90 करोड़ भिखारी को पचीतन राशन दे दे, वो भूखे पड़े। 21 तारीख लगी हुई है, पिछले 25-15 दिन से वो पेशाब पी रहे गाय का।